गुड आफ्टरनून एवरीवन। यूपीपीसीएस के जो पीवाईक्यू का डिस्कशन हम लोग ले रहे हैं उसमें 2023 का पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए। आज 2024 के पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जब भी मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी के संदर्भ में मैंने कल एक बात बताई कि दो जो टीम है कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है मेंस का, उसके दो टीम के अराउंड उसके दिमाग को हैक करना होता है, उसके दिमाग को समझना होता है। एक तो क्वेश्चन बनाने वाला टीम है, एक टॉपर्स कॉपी जो कॉपी चेक करने वाला टीम। तो क्वेश्चन बनाने वाले टीम को हम पीवाईक्यू डीप एनालिसिस से समझेंगे और जो कॉपी इवेलुएट कर रही है उसके दिमाग को समझना है तो टॉपर्स कॉपी का डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। एक चीज़ और, जब भी आप एग्ज़ाम के तैयारी शुरू करेंगे, देखिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग सब कुछ पढ़ते हैं, 360 डिग्री टॉपिक पढ़ते हैं, हर टॉपिक पढ़ते हैं, जो एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसे तो इनफाइनाइट टॉपिक हो जाएगा। आपको इसको श्रिंक करना होता है, कम करना होता है और एक लिमिटेशन बनाना पड़ता है। आपको मालूम चलेगा कि भाई इसी टॉपिक के अराउंड सवाल पूछे जाते हैं। उसके लिए एक तो सिलेबस पे कमांड होना बड़ा जरूरी है। तो सिलेबस के माध्यम से जब सिलेबस पे कमांड आ गया तो आपका बहुत सारा टॉपिक ऐसे ही, ये जब यही सिलेबस है तो अपने आप क्या होगा कि बहुत सारा टॉपिक समाप्त हो गया जिसको नहीं पढ़ना होता है। लेकिन सिलेबस भी बड़ा है, अब इसको कैसे समझें कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इतने बड़े सिलेबस पे, किस टॉपिक पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो उसके लिए पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है। पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस, तो इससे क्या होता है कि इतना सारा टॉपिक एक बार में समाप्त हो गया, इस पे फोकस नहीं करना है और सिर्फ जो पीवाई सिलेबस और पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस से जो आपको निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं उस पे फोकस करना होता है। तो ऐसे 360 के बदला 45 डिग्री, मतलब बहुत एक चौथाई टॉपिक आपका बस बच गया, 3/4 टॉपिक समाप्त हो गया। और जब आपको मालूम चल गया कि इतना ही टॉपिक को हमको जम के तैयार करना है, सिलेबस और पीवाईक्यू, हमेशा मैं स्टूडेंट को तांगा वाला घोड़ा का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए तांगा वाला घोड़ा आपने देखा होगा कि उसका आंख पे 2 पट्टी लगा रहता है। ये तांगा वाला घोड़ा का ये आंख है और एक ऐसे पट्टी लगा है और एक ऐसे पट्टी लगा है। अगर जब सोचिए कि आप तांगे पे बैठे हैं, घोड़ा जा रहा है, उस पर पट्टी नहीं लगा हुआ है, तो सड़क पे जा रहा है, बगल में चने का खेत दिखा, वो जंप कर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो एक तो सिलेबस का पट्टा और दूसरा पीवाईक्यू का पट्टा लगाना बहुत जरूरी है। जब ये पट्टा लग जाता है तो आप बिल्कुल जो रास्ता है उसी पे चलोगे, उतना ही टॉपिक करोगे, डिटेल में करोगे, डीप में करोगे। तो तांगा वाला घोड़ा बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको मेंस बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस किस प्रकार से करना है, जरा उसको एक बार मैंने कुछ शॉर्ट किया है, जरा देखिए। अगर पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस करना है आपको, तो जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी सब्जेक्ट को जो सिलेबस में लिखा हुआ है पॉलिटी सब्जेक्ट, इसमें सिलेबस में जो ये आपका सिलेबस है ना। अब इस सिलेबस के हिसाब से मैंने पीवाईक्यू को रीअरेंज कर दिया। जैसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, ये पहला टॉपिक है। तो अब देखेंगे कि ऐतिहासिक आधार, ये जो ऐतिहासिक आधार है इस पे कितने सवाल आए हैं। तो यूपीपीसीएस का जब भी मेंस शुरुआत हुआ तब से मात्र एक सवाल 2024 में आया है।
तो आपका ये सवाल का टॉपिक अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू की थीम बहुत रिपीट होते हैं। जब हम लोग आगे देखेंगे तो देख रहे हैं कि भाई प्रस्तावना पे 2000 एक तो बहुत रिपीट कर रहा है, मात्र 6 साल में 3 सवाल पूछे गए हैं। 19 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है और 24 में पूछा गया है। तो इसका मतलब एक तो ये हो गया कि प्रस्तावना टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से तैयार करना है, अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछ रहा है। और इसका थीम को हम देखेंगे कि प्रस्तावना, देखिए भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में निहित है ना। अब जरा देखिए, सेम क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। सेम क्वेश्चन, अगर 2024 का मेंस, और वो भी 8 नंबर वाला सेम क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट अगर मेंस 2024 में लिखने वाला है और वो पीवाईक्यू करेगा, और यूपीपीसीएस के मेंस का इतिहास, सब्जेक्टिव मेंस का इतिहास बहुत ज़्यादा है नहीं, तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इसका नोट्स बनाया हुआ है तो क्या डायरेक्ट फायदा होगा क्या आपको? नोट्स बना के आपने याद कर लिया, डायरेक्ट फायदा होगा क्या? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? देखिए, मात्र ये आपको 5 से 6 साल में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। उसी प्रकार से तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक से आपको रीअरेंज करना है कि आज तक कितने क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या थीम पूछा है। जैसे कि मूल अधिकार, अब मूल अधिकार में भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार की समीक्षा कीजिए। उसके बाद अनुच्छेद 32 आपको संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल है। जीवन का अधिकार भी आपको आर्टिकल 21 है। तो ये समझ में आ गया कि आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मात्र ये आपको 5 साल में 2 बार रिपीट हो गया और 1 बार आर्टिकल 32 पे पूछा है। तो अगर कोई आदमी पीवाईक्यू 2018 का अच्छे से किया है, आर्टिकल 21 को अच्छे से तैयार किया है, तो उसको डायरेक्ट फायदा 2023 में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जितने थीम हैं सिलेबस में, उस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसको अच्छे से अपने हाथ से, क्यों अपने हाथ से, ऐसे तो बुक्स भी आते हैं नहीं, जब आप अपने हाथ से रीअरेंज करोगे या अपने हाथ से टॉपिक का नाम लिख के उस पर क्वेश्चन लिखोगे, दिमाग ज़्यादा प्रोसेस करता है और ज़्यादा अच्छे से आप उसको एनालाइज कर पाओगे, ट्रेंड एनालिसिस कर पाओगे कि क्या क्या सवाल पूछने के चांस हैं। तो चूंकि 6-7 साल का इतिहास है, आप अपने हाथ से इसको रीअरेंज कीजिए। जाइए यूपीपीसीएस के वेबसाइट पे जाके जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन पेपर है सब डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसमें मार्क कर लीजिए किस टॉपिक से कौन सवाल है। उसके बाद पेपर पे अपने हाथ से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन जब अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैंने अभी आज आपको बताया, इसको आप अपने अगले मेंस के लिए जरूर यूज कीजिए। अब हम लोग 2024 का पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन है, ऐसे तो टोटल 8 क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को गवर्नेंस में डिस्कस करेंगे। जरा देखें, सिलेबस कल मैंने आपको समझाया था, सिलेबस याद होना बड़ा जरूरी है। उसके बाद यहाँ देखिए कि 2024 में संवैधानिक दर्शन पे आपसे सवाल पूछे गए। उसके बाद संघवाद से हमेशा सवाल पूछा जाता है, 2 सवाल है, और न्यायपालिका से 1 सवाल है। ये जो 3 क्वेश्चन है प्रशासनिक निकाय से है, भारत के विकास में नीति आयोग की भूमिका, चुनाव आयोग के संदर्भ में, और आगे आपको वित्त आयोग के संबंध में। इसको हम लोग गवर्नेंस में देखेंगे, आगे गवर्नेंस का डिस्कशन होगा, उसमें हम लोग ये 3 सवाल देखेंगे। इसका मतलब है कि आज ये 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 के पॉलिटी के डिस्कशन में। ये मात्र 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, 1.5 घंटा में मुझे लगता है कि डिस्कशन समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग सीधे आते हैं 2024 के पेपर के पार्ट ए
पार्ट ए का में आपको 8 नंबर वाला क्वेश्चन होता है जिसको 125 शब्दों में आपको लिखना होता है। पार्ट बी में आपका 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है जिसको 200 शब्दों में लिखना होता है। मैंने आपको कल समझाया था, ये भी बताया था कि भले ही यहाँ 125 शब्द में लिखना है लेकिन यूपीएससी की तरह 2 पेज मिलता है, और वहाँ 200 शब्द में लिखना है यूपीएससी की तरह 3 पेज मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। याद रखना है संविधान सभा पे नहीं लिखना है, एक तो वर्ड लिमिट है, संविधान सभा नहीं पूछा है, संविधान सभा की संरचना ये पूछा है। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे संविधान सभा पे लिख के आ गए और वहां पे क्या करने लगे कि बताने लगे कि प्रारूप समिति, ये अधिकार संबंधी समिति, ये सब पूरा बताने लगे, है ना। संविधान सभा का कितना दिन तक कार्यकाल चला, कब संविधान अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, तो ये सब थोड़े मोरे पॉइंट्स लिख सकते हो, निष्कर्ष में 1-2 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन आपको संरचना पे फोकस करना है। तो इसमें ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि 125 शब्द में लिखना है, 8 नंबर का सवाल है। मैंने जैसा कल बताया था कि 10% रूल भूमिका और निष्कर्ष के लिए लिखिए। 12 से 15 वर्ड आपका इंट्रोडक्शन में और 12 से 15 वर्ड आपका निष्कर्ष में होना चाहिए, ताकि 100 वर्ड आपका मेन डिमांड को जाना चाहिए, जो मेन डिमांड है। उसके बाद जो मेन बॉडी उसका एक ही पार्ट है कि संविधान सभा की संरचना, और लास्ट में एक निष्कर्ष देंगे। अब है संविधान सभा। संविधान सभा का जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। संविधान बनाने का डिमांड बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो गठन हुआ था। आज़ादी के पहले 1946 नवंबर 1946 में ही हुआ था। तो वो बैकग्राउंड आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नवंबर 1946 में इसका गठन हुआ था। तो इसमें आपने 2 फैक्ट दे दिए, कैबिनेट मिशन प्लान और कब इसका गठन हुआ था। ये इंट्रोडक्शन में, एक तो इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया, प्लस आपने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया, मार्क्स अच्छा आएगा। अब इसका गठन, तो इसके गठन में आप बताइए कि जब गठन हुआ था आज़ादी के पहले और आज़ादी के समय बड़ा दुखद घटना हुआ, भारत का विभाजन हुआ, है ना। तो आज़ादी और विभाजन के पहले जब गठन हुआ था तो इसकी जो संरचना थी उसके बारे में आपको बताना चाहिए। जब गठन हुआ था, विभाजन के बाद क्या संरचना थी उसको भी आपको बताना पड़ेगा। तो जब ये गठन हुआ प्रारंभ में, तो इसकी कुल सदस्यता कितना था, 389 था। इस कुल सदस्यता में से 296 सदस्य कौन थे, आपको ब्रिटिश भारत से थे, और शेष और बचे हुए 93 सदस्य देसी रियासत से था। इस 296 में भी ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे जहां गवर्नर थे, 11 प्रांत, और उसके अलावा 4 ऐसे छोटे से प्रांत थे जहां पे मुख्य आयुक्त थे। तो 292 सीट जो 11 गवर्नर प्रांत थे वहां से आया,
और शेष 4 सीट आपको मुख्य आयुक्त के क्षेत्र से आया, मुख्य आयुक्त वाले क्षेत्र से आया। तो ये आपने डिटेल में बता दिया। ये जो आवंटन, सीटों का आवंटन किया गया वो जनसंख्या के अनुपात में किया गया। जनसंख्या एक मोटा मोटी 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट आवंटित किया गया था। इसमें ये जो आपको 296 जो सीट हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि थे, और शेष 93 जो सीट है रियासत का, वो रियासत द्वारा नामित थे, वो चुने हुए नहीं थे। तो इसलिए अधिकतम जो आपको सीट थे वो क्या थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे, और शेष जो आपको नामित आपके 93 थे। तो यहां तक आपको हो गया। अब क्या है कि भारत का विभाजन 1946 में भारत में चुनाव होता है, कांग्रेस बहुत सारा सीट जीतती है। 296 जो सीट था वो में से 208 सीट, 296 सीट, क्योंकि टोटल 296 सीट है, इसमें से 208 सीट कांग्रेस जीत जाती है, और जो आपको बचे हुए जो सीट मुस्लिम लीग जीतती है 73 सीट। और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, भारत का विभाजन हुआ आज़ादी के समय ही, तो जो पाकिस्तान के जो क्षेत्र थे, चाहे वो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, वो सब सीट समाप्त हो गया, क्योंकि उन सब के संविधान सभा में वो सीट जाएगा। भारतीय संविधान सभा में क्या रहेगा, जो भारतीय क्षेत्र हैं वही रहेगा। तो वो बचा कितना, तो विभाजन के बाद अंतिम संख्या आपको 389 से घट के 299 बचता है। तो आगे उसमें बताइए कि एक तो मूल संविधान सभा में क्या स्थिति थी, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए। विभाजन के बाद क्या स्थिति थी उसमें एक्सप्लेन कीजिए कि भाई विभाजन के बाद जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र थे उनके प्रतिनिधि अब नहीं रहे इसमें, तो वो जो 389 था वो घट के 299 बचता है। इसमें अगला पॉइंट ये भी दीजिए कि जो आपके निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा वयस्क मताधिकार से निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, वो संबंधित जो ये आपको प्रांत था उसके विधानमंडल से, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित थे। मतलब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। वो जो संबंधित प्रांत के विधानमंडल के जो सदस्य थे उनके द्वारा अनुपातिक मत प्रणाली के माध्यम से वो निर्वाचित होके आए थे। और भारत में भी देसी रियासत खूब सारा था, उनसे नामित सदस्य था, सब मिलके 299 बनाता है। भले ही ये जनता द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित सदस्य नहीं थे संविधान सभा के, लेकिन इसमें समावेशिता देखने को मिलता है। इसमें सभी समुदाय के लोग थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या पारसी हो या जैन हो, हर समुदाय के लोग। महिलाओं का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व था, यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व था। तो आपको यहाँ पे एक समायोजन देखने को मिलता है। आप इसके निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि ये संविधान सभा ने ये संविधान सभा संविधान बनाने के साथ साथ भारतीय संसद की तरह भी, भारतीय विधानमंडल की तरह भी काम करती थी। और ये संविधान को जो बना के, जो इस संविधान सभा ने संविधान बना के इसको कब अंगीकृत किया, 26 नवंबर 1949 को, और वही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये निष्कर्ष में आप लिख सकते हो, ठीक है। आप कब लागू हुआ उसको हटा सकते हो क्योंकि लंबा निष्कर्ष हो जाएगा, कब अंगीकृत किया गया वो आप लिख सकते हो। तो जितना मैंने आपको बताया है याद रखना है कि आपको संविधान सभा की संरचना पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का डिमांड ऑफ द क्वेश्चन,
पूरे क्वेश्चन मतलब आपको बता दूं कि एक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के संदर्भ में डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में बोलता हूं DOQ, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसका क्या महत्व है ये समझना है आपको। पश्चिम दुनिया में एक महान दार्शनिक हुए एरिस्टोटल, उनके गुरु हुए सुकरात। सुकरात आप लोग को पता होगा, जिसको सोक्रेट साहब कहते हैं। तो सुकरात का बड़ा फेमस कथन है सुकरात का कि अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ एन आंसर। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझ लेना ही 50% आंसर हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ एन आंसर। क्वेश्चन को समझ लेना मतलब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझ लेने वाला आधा उत्तर लिख चुका है, समझ जाइए। नो डाउट यूपीपीसीएस में सरल क्वेश्चंस आते हैं तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि मैं बच्चों से संपर्क में रहता हूं, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक किए कि वो संविधान सभा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संविधान सभा की संरचना पे लिखना था। एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। मान लो अभी इस क्लास में लोग बैठे हैं, आधे लोग इधर आधे लोग इधर। विनीत यहां बैठा है और मैंने उससे क्वेश्चन मैंने या यूपीएससी या यूपीपीसीएस में सवाल आया कि गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। विनीत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में लिखा, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया नहीं। जो कंटेंट था उसमें 2-3 पॉइंट ठीक ठाक थे, आलोचना नहीं किया क्योंकि आलोचनात्मक समीक्षा आपसे बोला गया। निष्कर्ष भी ऑन एन एवरेज था। लेकिन यही यहाँ पे सुनीता बैठी है, सुनीता का हैंडराइटिंग बहुत शानदार है, प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है। सुनीता ने क्या किया कि गांधी जी का जो पूरा क्या रोल था बड़ा अच्छे से उसको जस्टिफाई किया कि गांधी जी का रोल असहयोग आंदोलन में समीक्षात्मक उसको आलोचना करना है, तो उसने प्लस में कुछ पॉइंट दिए, निष्कर्ष में ये उसके आलोचना में कुछ पॉइंट दिए कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या क्या रोल प्ले किया था। बड़ा सुंदर प्रेजेंटेशन दिया। निष्कर्ष में भी कोई फेमस व्यक्ति का कथन लिख दिया। आपको क्या लगता है नंबर किसको मिलेगा? विनीत को मिलेगा या सुनीता को मिलेगा? बताइए। विनीत को मिलेगा, क्योंकि विनीत ने भले ही एवरेज आंसर लिखा है, मीडियोकर आंसर लिखा है, भूमिका निष्कर्ष खास नहीं है, हैंडराइटिंग खराब है, लेकिन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सुनीता ने क्या गलती कर दिया? गलती से असहयोग आंदोलन पे लिख दिया आंसर, है ना। उसको बस चूंकि हैंडराइटिंग अच्छा, 8 में से 0.5 मिल जाए वो भी बहुत है। पूरा कट करके 0 नंबर देना चाहिए सुनीता को। चाहे कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन हो, कितना भी अच्छा इंट्रोडक्शन हो, कितना भी अच्छा निष्कर्ष हो, लेकिन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से वो भटक गई। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे लिखना था उसको, गांधी जी का रोल, वो बड़ा शानदार तरीके से असहयोग आंदोलन पे उसने लिख दिया। फेल। विनीत ने एवरेज आंसर लिखा, 2-3 पॉइंट ही सही थे, लेकिन लिखा तो असहयोग आंदोलन पे जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जो सुकरात का कहना है कि अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ एन आंसर, आंसर का आधा काम हो गया, वही विनीत ने किया। हाँ ये जरूर है कि अगर सुनीता बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में, अच्छा प्रेजेंटेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर लिखती तो विनीत से बहुत ज्यादा नंबर आता। विनीत को 8 में से 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, इसको 4.5-5 आ जाता, है ना। तो ये इसलिए डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बहुत बहुत नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। क्या है? राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियां क्या है विवेचना
कीजिए। राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियां क्या है, विवेचना कीजिए। व्हाट आर द, अब क्या पूछा है, एक तो राज्यसभा के संदर्भ में पूछा है और विशिष्ट विधायी शक्तियां क्या है ये पूछा है। व्हाट आर द स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा। तो इसमें हमेशा की तरह एक इंट्रोडक्शन तो सुंदर सा बनना चाहिए। मेन बॉडी में एक ही पार्ट है, मेन बॉडी में एक ही पार्ट है कि राज्यसभा का विधायी शक्तियां, विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब राज्यसभा को लोकसभा के ऊपर प्रभुत्व हासिल है उस स्पेशल सिनारियो में। तो विशिष्ट विधायी शक्तियां, और इसको आप पॉइंट फॉर्म में देंगे, सब हेडिंग होना चाहिए और उस सब हेडिंग को लंबा एक एक लाइन में एक्सप्लेन जरूर करना है, एक्सप्लेन जरूर करना है, और लास्ट में आपका निष्कर्ष होगा। फिर से वही बात, क्वेश्चन का जो चूंकि मेन डिमांड है राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्ति, तो इसको कम से कम 100 वर्ड में आप डील करोगे। ये आपका 12 से 15 वर्ड, ये आपका 12 से 15 वर्ड। इस 12 से 15 वर्ड का मतलब है एक सेंटेंस, एक सेंटेंस। कॉपी में 2 लाइन आ जाएगा, कॉपी में जो लिखोगे 2 लाइन में एक सेंटेंस आ जाता है, सरल वाक्य उस 12 से 15 वर्ड में आ जाएगा। अब इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है राज्यसभा के संदर्भ में? राज्यसभा है क्या? राज्यसभा, देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि जो संघवादीय व्यवस्था होती है, कहीं भी संघवाद है किसी भी देश में, तो संघवाद में कम से कम 2 स्तर होता है, यूनियन केंद्र और स्टेट राज्य, यूनियन एंड स्टेट। इनके बीच में शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर होता है। शक्ति का विभाजन मतलब कुछ शक्ति तुम ले लो, कुछ शक्ति तुम ले लो, यही संघवाद है। संघवाद के लिए, एक संघवादीय व्यवस्था के लिए बड़ा कंपलसरी है कि जो केंद्र है, यूनियन है, ये द्विसदनीय हो। 2 सदन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अमेरिका में भी कांग्रेस है, 2 सदन है। तो एक सदन तो लोगों का सदन, लोगों का सदन होना चाहिए, और दूसरा सदन राज्यों का सदन होना चाहिए। अमेरिका में भी जो सीनेट है राज्यों का सदन है, तो राज्यों का सदन होना चाहिए केंद्र के स्तर पे। राज्य के स्तर पे एक सदनीय भी हो सकता है, 2 सदनीय भी हो सकता है, वो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 2 सदनीय होना ही चाहिए। लेकिन संघवादीय व्यवस्था में यूनियन के स्तर पे 2 सदन होना चाहिए। अब क्यों राज्यों का सदन? क्योंकि जो यूनियन स्तर पे जो कानून बनाया जा रहा है, संविधान को संशोधित किया जा रहा है, उसमें राज्यों का हित को ये राज्यों का सदन देखता है कि राज्य का हित प्रभावित ना हो, इसलिए राज्यों का सदन बनाया गया है। तो ये भारत में राज्यों का सदन क्या है? राज्यसभा, नाम ही है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब ये आपको क्या देखती है कि जो भी कानून बन रहा है या फिर जो भी आपका संविधान संशोधन हो रहा है, उसमें राज्य के हित बने रहें, संघवादीय व्यवस्था को एकात्मकता की ओर ना ले जाए। तो ये फिलॉसफी जो है राज्यों का सदन, वो आया ही है संघवाद से। तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप यहीं से कर सकते हो कि राज्यसभा भारत में उच्च सदन है जो संघवादीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। जो संघवादीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है और इसे राज्यों के
अधिकार को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बनाया गया है। यह राज्यों के हितों का संरक्षक कहलाता है ना। तो आप एक लाइन दो लाइन में आप भूमिका बना दें। अब इससे ये भी समझ में आ गया भूमिका से कि जो भाई राज्यों जो राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां हैं, वो विशिष्ट शक्ति मतलब लोकसभा से ज्यादा शक्ति है कुछ कुछ मामले में। वो कहाँ पे होगा? वो होगा जहां राज्यों का हित प्रभावित हो रहा है। तो क्या है विशिष्ट शक्ति? वो विशिष्ट शक्ति क्या है? तो देखिए, संघवाद में मैंने कहा कि शक्ति का विभाजन होता है। भारत में भी 7वीं अनुसूची के तहत शक्ति का विभाजन किया गया है। कुछ विषय जो हैं, कुछ शक्तियां जो हैं संघ सूची में हैं, कुछ राज्य सूची में हैं। सामान्यतः जो संसद है संघ सूची के विषय पे ही कानून बना सकती है, नो डाउट समवर्ती सूची भी है आगे, लेकिन संघ सूची पे राज्य तो जो राज्य सूची के विषय पे जो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है। लेकिन ऐसी कोई मजबूरी आ गई जब राष्ट्र हित का बात हो और राज्य सूची पे कानून बनाने, संसद को बनाना अनिवार्य हो गया हो, उसके संदर्भ में भी संविधान में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 249 के तहत भारतीय संविधान के भाग 11 में, जहां पे विधायी और प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी और प्रशासनिक संबंध के बारे में बातें हैं, उसमें आर्टिकल 249 है। 246 किसके को जोड़ा गया है? 7वीं अनुसूची के तहत, है ना। 248 अवशिष्ट विषय में कौन कानून बनाएगा, वो प्रावधान है। और उसी के नीचे 249 249 में बोला गया है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के मामले में संसद कानून बना सकती है यदि जो राज्यसभा है वो उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित कर दे। अगर राज्यसभा उपस्थित, और इसको ये भी विशेष बहुमत का एक प्रकार है, तो राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रहित के संदर्भ में राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है, तो फिर वो कानून संसद बना सकती है, सामान्यतः नहीं बना सकती। तो यहां राज्यसभा को रोल मिल गया। उसी प्रकार से आर्टिकल 312 है, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए, जो मूल संविधान था उसमें अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में, मतलब सॉरी, जब से माफ कीजिएगा, जब संविधान लागू हुआ तभी से अखिल भारतीय सेवा दो तो था, आईएएस और आईपीएस। लेकिन मूल संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया कि अखिल भारतीय सेवा अगर नया बनाना है तो 312 में प्रावधान कर दिया गया कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाया गया है ना। तो यहां भी अच्छा, अखिल भारतीय सेवा से क्यों राज्यसभा को क्यों दिया गया शक्ति? अब जरा समझिए। जैसा मैंने कहा कि भाई कुछ शक्ति है संघ के पास, कुछ शक्ति राज्य के पास। अब शक्ति को लागू कैसे करेगा? तो कार्यपालिका मुख्य रूप से ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। तो संघ की अपनी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही होनी चाहिए, राज्य की अपनी होनी चाहिए। संघ के ब्यूरोक्रेसी के लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसएससी है, ये सब बहाली करता है। आपको राज्य के लिए आपको हर एक राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे हम लोग यूपीपीएससी के एग्जाम का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन तो इससे क्या होता है कि शक्ति का विभाजन बना रहता है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है कि वो सर्विस की नियुक्ति कर रहा है केंद्र सरकार, यूनियन, उसकी भर्ती कर रहा है केंद्र सरकार, उसका चयन कर रहा है केंद्र सरकार,
और वो काम कहाँ कर रहा है? स्टेट में, जैसे आईएएस आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। वो नौकरशाह तो है केंद्र का। अब जरा समझिए कि अ, आपके पास मैं एक नौकर रख दूं, आप मेरे स्टूडेंट थे, मान लो विनीत के रूम पे मैंने एक नौकर रख दिया। विनीत को कहा कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे यहाँ ये जो नौकर है तुमको हेल्प करेगा, तुम्हारा खाना बनाएगा, झाड़ू पोछा बर्तन करेगा। और मैंने रखा है नौकर, उसका सैलरी, उस नौकर का सैलरी उसके अकाउंट में या उसके हाथ में पैसा मैं दे रहा हूं। अब आप बताएं, वो जो नौकर होगा वो विनीत की बात सुनेगा या मेरी बात सुनेगा? उसको हटाने का अधिकार अगर मुझे है तो वो विनीत की बात, एक तरह से मैं विनीत को परेशान कर सकता हूँ, और नौकर को जो बोलूंगा वो निगरानी कर सकता हूँ, विनीत की जासूसी कर सकता हूँ, क्योंकि विनीत का बात नहीं सुनेगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि जिससे पैसा मिल रहा है, सैलरी जो नियुक्त कर रहा है, जिसको हटाने की शक्ति है। तो उसी प्रकार से आईएएस आईपीएस, नो डाउट यहाँ तो सैलरी तो राज्य से मिल रहा है, लेकिन इसको नियुक्त कौन कर रहा है? यूनियन। ये काम कहाँ कर रहा है? स्टेट में। उसको हटाने की शक्ति किसके पास है? यूनियन के पास। बस डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ ले सकता है स्टेट, निलंबित कर सकता है, लेकिन उसको पद से नहीं हटा सकता है स्टेट। तो वो किसकी बात ज्यादा सुनेगा? यूनियन का, केंद्र का। तो ये संघवाद के खिलाफ जाता है, यहाँ राज्यों का हित प्रभावित हो रहा है। इसीलिए अखिल भारतीय सेवाएं, जहां राज्यों का हर एक अखिल भारतीय सेवा संघवाद के खिलाफ है, संघवादीय प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो इसीलिए यहाँ राज्यसभा को पावर दिया गया है कि वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित अगर कर दे तो संसद को एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मिल जाता है ना। तो राज्यसभा को यहाँ पे विशेष विधायी शक्ति हो गई। इसके अलावा और क्या है? अगर उपराष्ट्रपति को, अगर उपराष्ट्रपति को अपने उनके पद से हटाना है, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव है पहले लोकसभा में नहीं आ सकता है, सबसे पहले राज्यसभा में ही होगा। और इस प्रस्ताव को राज्यसभा को प्रभावी बहुमत से पारित करना पड़ेगा। प्रभावी बहुमत से पारित करना पड़ेगा, तभी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसका शुरुआत जो होगा प्रस्ताव का राज्यसभा में ही आएगा। यही नहीं, जब आपातकाल के घोषणा को मंजूरी देना है, आपातकाल के घोषणा को मंजूरी देना है, तो जब सामान्य परिस्थिति में जब दोनों ही सदन का सत्र चल रहा है तो आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा से 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। 1 महीने के भीतर। तो यहां तो दोनों को बराबर शक्ति हो गया, है ना। लेकिन इसमें आपातकाल के संदर्भ में राज्यसभा को क्या विशेष शक्ति? ऐसा सिनारियो हो सकता है कि लोकसभा भंग हो गया हो, लोकसभा समाप्त हो गया हो, भंग हो गया हो। अब लोकसभा से कैसे पारित होगा भाई? तो यहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है कि लोकसभा भंग हो गया हो तो जब लोकसभा का नया लोकसभा का गठन होगा तब 1 महीने के भीतर आपको पारित तो करना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये आपातकाल तभी चल सकता है कि उस बीच में राज्यसभा ने उसको विशेष बहुमत से पारित, उस संकल्प, उस प्रस्ताव को, आपातकाल की घोषणा को विशेष बहुमत से पारित कर दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जब ऐसी स्थिति, जब लोकसभा भंग हो गया हो
तो ऐसा नहीं है कि भाई जब लोकसभा का गठन होगा तब दोनों सदन से पारित कराएंगे, नहीं नहीं, आपको उस बीच में राज्यसभा से पारित करना अनिवार्य है, नहीं तो आपातकाल रहेगा ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये राज्यसभा के लिए विशेष शक्ति है, विशिष्ट शक्ति है, राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्ति है। और बहुत सारे मामले में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्ति है, जैसे साधारण बहुमत को पारित करना, जैसे संविधान संशोधन करना, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना, बराबर शक्ति। लेकिन एक धन विधेयक ऐसा है, धन विधेयक के संदर्भ में लगभग पूरी की पूरी शक्ति लोकसभा के पास है, लोकसभा के पास है। या फिर आपको अगर सरकार गिराना हो, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। तो खैर वो पूछा नहीं है, यहाँ राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में पूछा गया है। अब लास्ट में निष्कर्ष क्या लिखोगे? लास्ट में आप निष्कर्ष ये भी दे सकते हो कि इन शक्तियों के बावजूद बहुत सारी ऐसी परिस्थिति में लोकसभा को बहुत ज्यादा बढ़त हासिल है, जैसे कि आपातकाल को समाप्त करने में धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियम से चलता है ना, ये निष्कर्ष में आप शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया है ना कि राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्ति। अब यहाँ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन का चक्कर क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं गलती, ऐसा लिख सकते हैं कि राज्यसभा की विधायी शक्ति। अब इसमें क्या होगा, राज्यसभा की विधायी शक्ति अगर पूछता तो वहां पे आपको ये सब भी संक्षिप्त रूप में आता, विशिष्ट विधायी शक्ति, साथ में साधारण विधेयक के संदर्भ में, आपातकाल के मंजूरी देने के संदर्भ में, संविधान संशोधन के संदर्भ में, महाभियोग लगाने के संदर्भ में, धन विधेयक के, सब आपको बताना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, विशिष्ट विधायी शक्तियां, तो इसीलिए विशिष्ट विधायी शक्ति, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही सरल क्वेश्चन है, यूपीएससी के में जो क्वेश्चंस आते हैं उस तुलना में बड़ा सरल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर भी बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं। मैं बात करता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वही 2024 में मैं बात कर रहा था, वो राज्यसभा की विधायी शक्ति लिख के आ गए। अरे भाई पूछा है विशिष्ट विधायी शक्ति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें इसको, क्या है क्वेश्चन। भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करता है? मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर चर्चा कीजिए। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दो डिमांड है, 125 शब्द में लिखना है, लेकिन दो डिमांड है तो मतलब दोनों, अच्छा दोनों को बराबर वेटेज देना होगा। कहाँ से पूछा गया है? आपका सिलेबस का पार्ट है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्यप्रणाली, है ना, तो न्यायपालिका के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप एक दे देंगे, इसमें मेन बॉडी में दो डिमांड है, D1, दूसरा डिमांड है D2। पहला डिमांड क्या है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है, और दूसरा डिमांड है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का महत्व। बिल्कुल अलग अलग है, आप देखिएगा डिमांड बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन निष्कर्ष में आपको दोनों को लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सवाल का पार्ट है, दोनों कहीं लिंक हो पाता है क्या, वो निष्कर्ष में आपको करना पड़ेगा। अब इंट्रोडक्शन में क्या दे सकते हैं, भारतीय न्यायपालिका का कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं कि भारत में
एकीकृत व भारतीय संविधान ने एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका त्रिस्तरीय, है ना, भारतीय संविधान ने एकीकृत व स्वतंत्र त्रिस्तरीय न्यायपालिका के गठन का प्रावधान है। ये इंट्रोडक्शन में हो गया। आप वहीं पे एक डायग्राम बना के, चूंकि त्रिस्तरीय लिख दिए हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट, त्रिस्तरीय न्यायपालिका की संकल्पना दी गई है। अब संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान है? तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, जैसे न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति तो करता है, लेकिन वो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुशंसा पे करता है, उससे परामर्श लेके करता है। आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि यह परामर्श माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह परामर्श बाध्यकारी है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो नियुक्ति है वो स्वतंत्र हो जाएगा। जो नियुक्ति है न्यायाधीशों का, उसमें राजनीतिकरण नहीं है, राजनीतिकरण नहीं होगा। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रहा है। इनको संविधान में कार्यकाल की सुरक्षा है। कार्यकाल की सुरक्षा किस प्रकार से है? इनको पद से हटाने की शर्त बड़ा कठोर है। पद से तभी हटाया जा सकता है जब साबित कदाचार और अक्षमता के आधार सिद्ध हों, और ये दोनों ही सदन के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। इसका मतलब है जो न्यायाधीश हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। तो ये कार्यकाल की सुरक्षा हो गई। इनकी जो सेवा शर्तें हैं, तय सेवा शर्तें जब ये अपने पद पे रह रहे हों तो इनकी सेवा शर्तों में इनके वेतन भत्ता विशेषाधिकार में कोई नकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा चीज है। प्लस इनका जो वेतन भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता पेंशन संचित निधि पे भारित है, मतलब संसद में इस पे मतदान नहीं हो सकता है। यही नहीं, इनके आचरण पे संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, संसद या राज्य विधायिका में चर्चा नहीं हो सकती है जब तक कि इनको पद से हटाने का बात न चल रहा हो। तो ये भी इनको दबाव मुक्त करता है। यही नहीं, इनको अवमानना के संबंध में दंड देने की शक्ति है ना। तो इनको अवमानना के संबंध में दंड देने की शक्ति है, तो इनको बाहरी दबाव से बचाता है। इसके अलावा जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनको वकालत करने पे प्रतिबंध है। और यही नहीं, डीपीएसपी में आर्टिकल 50 में के तहत ये बताया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना, ये निर्देश दिया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। तो देखिए 4-5 पॉइंट आपके पास है, एक एक लाइन में लिखोगे, उसी में आपका शब्द सीमा समाप्त हो जाएगा। तो जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको आपको यहाँ पे 3-4 से ज्यादा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो सब प्रावधान देने की आवश्यकता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपको बताना है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? एक न्यायिक नवाचार है जिसके तहत, अब चूंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक टेक्निकल वर्ड है तो आपको बताना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत या ये जो सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस में दिया, जिसके तहत संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है बशर्ते कि संविधान की जो मूल संरचना है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो।
तो इससे महत्व क्या आता है? इससे संविधान की सर्वोच्चता आती है। ये संसद को निरंकुश होने से बचाता है, संसदीय संप्रभुता को समाप्त करता है और संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखता है। यही नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में ही बताया गया है कि न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इससे न्यायपालिका के न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति बरकरार रहती है और वो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा किए गए कृत्यों का आराम से समीक्षा कर सकता है। ऐसा कोई भी चीज जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाता है तो वो खारिज कर सकता है। यह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारों का संरक्षक के रूप में और मजबूती प्रदान किया। चूंकि आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो उपचार का अधिकार है, उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बताया गया, जिससे आपके मौलिक अधिकार को निलंबित या समाप्त करने का कोई या कम करने का अगर कोई प्रयास करता है विधायिका, तो उस पर आराम से सर्वोच्च न्यायालय रोक लगा सकता है। तो ये सब पॉइंट लिखोगे तो सब सीमा ऐसे ही समाप्त आपका हो जाएगा। लास्ट में निष्कर्ष में दोनों को आपको साथ करना है। निष्कर्ष में लिखिए कि जो संवैधानिक विभिन्न प्रकार के संवैधानिक न्यायपालिका के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के संवैधानिक रक्षोपाय वह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये दोनों मिलकर न्यायपालिका को स्वतंत्र व मजबूत करता है। जो भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना, खासकर संविधानवाद, बड़ा अच्छा वर्ड है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसको बरकरार रखने में न्यायपालिका की सहायता करता है ना। तो आप क्या लिखेंगे निष्कर्ष में? दोनों को मर्ज कर दीजिए, है ना। न्यायपालिका जो संवैधानिक जो आपको रक्षोपाय हैं, सुरक्षा न्यायपालिका के संदर्भ में संवैधानिक रक्षोपाय व बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दोनों मिलकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखता है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधानवाद को बरकरार रखने में काफी सहायता किया है। ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। संविधानवाद का मतलब संविधानवाद का अगर एक लाइन में अगर उत्तर देना है, उसका मतलब होता है सीमित सरकार, मतलब सरकार को निरंकुश होने से बचाता है संविधानवाद। ठीक है, अब हम लोग पार्ट बी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें इसको। इस कथन का विश्लेषण कीजिए कि राज्य विधान मंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज के रूप में देखा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। क्यों? तो एक तो टेलवर्ड लगा दिया, विश्लेषण कीजिए, और स्टेटमेंट दे दिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, एक तो देखिए क्वेश्चन राज्य विधान मंडल के संबंध में सवाल पूछा है, तो आपका जो पॉलिटी में टॉपिक नंबर 6 है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इससे ये सवाल पूछा गया है। तो आपको यहां पे क्वेश्चन, एक तो भाई इंट्रोडक्शन आप देंगे, राज्य विधान मंडल के संदर्भ में जो राज्य विधान
मंडल के संबंध में, और इसको भारतीय संघीय जो राज्य विधान मंडल है, राज्य विधान मंडल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, भारत के संघीय ढांचे के बीच में राज्यों की आवाज कैसे है, ये आपको बताना है। विभिन्न राज्य विधान मंडल ऐसा क्या क्या करता है कि राज्यों की आवाज बन के उभरता है। लेकिन यहां चूंकि पूछा है कि विश्लेषण कीजिए, तो कुछ इसका आपको राज्य विधान मंडल का कुछ सीमा बताना पड़ेगा कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, और लास्ट में निष्कर्ष आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन का डिमांड, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, राज्य विधान मंडल का सीमा नहीं बताएगा, लिमिटेशंस क्या हैं, राज्य के हित को जाहिर करने में उसके लिमिटेशंस क्या हैं, संविधान में क्या लिमिटेशन है उसके संदर्भ में, वो बताएगा नहीं। सिर्फ ये पांच बता के अधूरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सवाल का जो की टेलवर्ड है विश्लेषण, एनालाइज, तो आपको दोनों पक्ष देने की आवश्यकता है ना। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या देंगे आप, राज्यों के हित के संदर्भ में राज्यसभा केंद्रीय स्तर पर, राज्यसभा, सवाल राज्यसभा पे नहीं है, लेकिन भारतीय संघीय ढांचा में राज्यसभा केंद्रीय स्तर पर और राज्य विधान मंडल राज्य स्तर पर राज्य विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय आकांक्षाएं या विविधता, उनकी आवाज, सांस्कृतिक विशिष्टता, इन सब की अभिव्यक्ति करता है। संघ के स्तर पर कौन करता है, राज्यसभा, राज्य के स्तर पर कौन करता है, राज्य विधान मंडल। तो इससे आप इंट्रोडक्शन शुरुआत कर सकते हैं कि भारत का जो संघीय ढांचा है इसमें राज्य का आवाज केंद्र के स्तर पे तो राज्यसभा राज्य का आवाज बन के उभरता है, और राज्य के स्तर पर राज्य विधान मंडल वो काम करता है। अब ये किस प्रकार से राज्यों की आवाज बन के उभरता है, इस पे आपको पॉइंट्स देने हैं। तो कुछ मामले में राज्य विधान मंडल को अनन्य अधिकार है। अब वो अधिकार, अनन्य अधिकार जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार, वो राज्य विधान मंडल को है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति में, आपातकालीन स्थिति में संसद राज्य सूची पे कानून बनाता है, नहीं तो ऐसे सामान्यतः ये राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य विधान मंडल को अनन्य रूप से वो शक्ति मिली हुई है। और इस राज्य सूची में, इस स्टेट लिस्ट में वो सब विषय हैं जो अलग अलग राज्य के जरूरतों के हिसाब से अलग अलग प्रावधान की मांग करते हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो पुलिस हो या लोक व्यवस्था हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो। तो इन सब संदर्भ में जो अलग अलग क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उसको राज्य विधान मंडल को शक्ति दे दिया गया है कानून बनाने का। तो केंद्र एक साथ एक ही जैसी नीति सब पे थोप इन सब मामलों में थोप नहीं सकता है, जो राज्य सूची के जो विषय हैं। यही नहीं, इनको राजकोषीय शक्ति दी गई है, राजकोषीय प्रबंधन की शक्ति है। राज्य का जो बजट है वो राज्य विधान मंडल में ही पेश, विधानसभा में ही पेश किया जाएगा जो बजट है। धन विधेयक के संदर्भ में शक्ति, यही नहीं, राज्य सूची वाले जो विषय हैं, जो या फिर जो वित्तीय जो टैक्स लगाने की शक्ति है राज्य के संदर्भ में, उस जो राज्य सूची का विषय है उस संदर्भ में आपको राज्य विधान मंडल को कानून बनाने की शक्ति है, वित्त विधेयक पेश करने की शक्ति है। तो राज्य अपने हिसाब से अपना राज्य के राजकोष का प्रबंधन कर सकता है।
यही नहीं, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को पहुंचाने में लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय, ये भी राज्य सूची का विषय, स्टेट लिस्ट का विषय दे दिया गया है, जिसपे राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति। 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके पूरे देश में एक फ्रेमवर्क बता दिया गया है मोटा मोटी कि ऐसा आपका स्थानीय निकाय होना चाहिए, लेकिन उसका फाइनल डिटेलिंग क्या होना चाहिए वो आपको राज्य विधानमंडल को शक्ति है। तो हर एक राज्य अपना स्थानीय निकाय के लिए कानून बनाए, चाहे ग्रामीण स्थानीय निकाय या शहरी स्थानीय निकाय। यही नहीं, बहुत सारे मामले में राज्य विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया जाता है जो केंद्र को संदेश देने का काम करता है। बहुत बार क्या होता है कि केंद्र ऐसा एक तरफा कुछ कानून थोपना चाहता है, राज्यों के हितों को नहीं देखता है, तो राज्य विधानमंडल वो प्रस्ताव पारित करता है, चाहे निंदा करने का प्रस्ताव। हाँ, वो प्रस्ताव केंद्र पे बाध्यकारी नहीं है, लेकिन केंद्र को संस्थागत रूप से संदेश देने का काम राज्य विधानमंडल करता है। सॉरी। तो ये सब जब आप लिखेंगे, लेकिन राज्य विधानमंडल का कुछ, चूंकि भारत में संघीय ढांचा तो है, लेकिन वो एकात्मकता की ओर बहुत ज्यादा उसका झुकाव है। भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत जो आपातकालीन प्रावधान है, उस आपातकाल में चाहे वो आजकल 352 हो और मुख्य रूप से 356, जहां राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, 356 का अभी 120 से ज्यादा बार प्रयोग किया गया है आजादी के बाद, जो राज्य विधानमंडल की शक्ति को पूरी तरीके से समाप्त करके संसद को दे देता है। तो आपातकाल के समय ये राज्य विधानमंडल अपनी शक्ति खो देता है, ये एक बहुत बड़ी सीमा है। दूसरा चीज, राज्यपाल की जो भूमिका है, याद रखना है कि राज्य की विधायिका के 3 अंग हैं, 2 नहीं। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जहां विधान परिषद नहीं है वहां 2 अंग हैं। राज्य विधानमंडल 2 प्रकार, 2 टाइप के, या तो किसी राज्य में सिर्फ विधानसभा हो सकता है, किसी राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों हो सकता है। लेकिन विधायिका के राज्यपाल, जैसे संसद के 3 अंग हैं, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के मिनिमम 2 अंग हैं, जिसमें राज्यपाल भी है। बिना राज्यपाल की अनुमति के, बिना राज्यपाल के साइन के कोई कानून नहीं बन सकता है। और उस राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र, राष्ट्रपति के पास है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, इसलिए केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। सबसे बुरा चीज है कि ऐसा देखा गया है कि जहां पे विपक्षी केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार है, विरोधी पार्टी की सरकार है, वहां राज्यपाल का कोई विधेयक को कानून बनाने में जो भूमिका है उसमें बड़ा आलोचना होता है। राज्यपाल विधेयक को अनुमति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या उसको रोक के रख सकता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अब चक्कर क्या है कि राज्यपाल की भूमिका बड़ा यहाँ नकारात्मक देखी गई है। राज्यपाल बिना मतलब का भी बहुत सारा विधेयक में डिले करता है, क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है। बिना मतलब का भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है, जिससे केंद्र कंट्रोल कर लेता है राज्य विधानमंडल की शक्तियों को। भाई, राज्य विधानमंडल का काम क्या है? कानून बनाना। और फाइनल डिसाइड कौन कर रहा है? राज्यपाल। तो केंद्र अगर चाहेगा तो कंट्रोल कर लेगा। ये आपको सीमा में लिखना है 2 पॉइंट में, एक तो आपातकाल और दूसरा राज्यपाल की भूमिका, विवादास्पद भूमिका। और निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, अब यहां पे अगर कोई केस का उल्लेख कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि विभिन्न न्यायिक निर्णय के कारण राज्य विधानमंडल को कुछ
पहले की तुलना में ज्यादा शक्ति मिली है, जैसे कि 1994 में एसआर बोमई केस, जिससे राष्ट्रपति शासन का बारंबार प्रयोग पे रोक लगा, और हाल ही में तमिलनाडु राज्यपाल वर्सेस तमिलनाडु राज्य केस के तहत राज्यपाल की भूमिका को न्यायपालिका ने वस्तुनिष्ठ बनाया। नो डाउट, बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको आप शॉर्ट करके छोड़िए एसआर बोमई केस, कम से कम इसको करेंट से जोड़ के लिख सकते हैं, तमिलनाडु राज्यपाल वर्सेस तमिलनाडु राज्य केस। बड़ा फेमस केस है, पिछले साल आया था 2024 में, सॉरी पिछले साल, अब तो चूंकि जनवरी आ गया, तो 2024 का केस है, बहुत फेमस केस, तो उसको आप निष्कर्ष में शामिल कर सकते हो। तो यहाँ आपको ये सवाल समाप्त होता है। तो सवाल का जो डिमांड है याद रखना है, इसको भूल नहीं जाना है, इसको भूल नहीं जाना है, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन संघवाद पे है कि लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान की तुलना अन्य आधुनिक संविधानों से कैसे की जा सकती है। याद रखिए, लचीलेपन और कठोरता, लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो सबसे मतलब विभिन्न देश जहां पे काफी समृद्ध लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है वो यूके माना जाता है, और एक बहुत पुराना लोकतंत्र यूएसए माना जाता है। यूके में संविधान तो है लेकिन अलिखित है। यूएसए में 250 साल पहले संविधान बना, लिखित संविधान है। यूके का संविधान चूंकि अलिखित है, इसलिए इसको सबसे लचीला संविधान कहा जाता है। यूएसए का संविधान लिखित है और बड़ा ही कठोर है, क्योंकि संघवाद को फॉलो करता है, और कोई अगर देश संघवाद को फॉलो अच्छे से करे तो वहां के लिए शर्त है कठोर संविधान, ताकि यूनियन जो है, केंद्र है, वो मनमाने तरीके से संविधान में परिवर्तन ना कर पाए। इंडिया एकदम इसके बीच में है। भारतीय संविधान मध्यम मार्ग लेता है, भगवान बुद्ध वाला मध्यम मार्ग। यहां भारत में हर चीज में मध्यम मार्ग देखने को आपको मिलेगा। इसमें यूके के लचीलेपन को भी शामिल किया गया है यहाँ की संविधान में, और यूएसए के कठोर संविधान की कठोरता को भी शामिल किया गया है विभिन्न प्रावधानों में। आपको उन्हीं सब चीजों को लिखना होगा। इसीलिए भारतीय राज्य व्यवस्था को अर्ध संघीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से कठोर संविधान नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? जो आधुनिक लोकतंत्र है, अन्य आधुनिक संविधान है, तो उसमें दो संविधान से आप तुलना कर रहे हो, मामूली बात नहीं है। तो यहाँ पे एक तो इंट्रो दे दीजिए, यहाँ पे तुलना कर दीजिए, यहाँ पे यूके के संविधान की विशेषता बता दें, बीच में इंडिया का रखिए ताकि मालूम चले कि इंडिया पूरा बीच में है। संविधान की कठोरता में दोनों का मिश्रण है, वो प्रूफ करना है, और लास्ट में हम लोग एक निष्कर्ष दे देंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग दे सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था अर्ध संघीय राज्य व्यवस्था है, जिसमें संविधान में कठोरता और लचीलेपन का बड़ा ही शानदार मिश्रण है। यह अमेरिकी संविधान जैसे अत्यंत कठोर संविधान और यूके के अत्यंत लचीले संविधान के बीच का अद्वितीय संश्लेषण है, अद्वितीय मिश्रण है। यह भूमिका में आप एक लाइन में दे सकते हो।
अब इसमें तुलना करना है और ऑब्वियसली आपको डिटेल में, क्योंकि एक ही भाग है इसका, ऐसे टेबल बना के आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हो पूरे पेज में। तो प्रकृति कैसी है संविधान की? यूके का संविधान अत्यंत लचीला है। भारत का संविधान, अच्छा, इसका अत्यंत कठोर है। यूएसए का, भारत का जो संविधान है वो उसमें लचीलापन और कठोरता दोनों का संश्लेषण है। तो इस दोनों के बीच का है संविधान, है ना। भाषा में आप लिख लीजिए। वो आप देख सकते हैं, जैसे संशोधन अगर करना है संविधान में तो ये बड़ा सरल है। सारे चाहे संवैधानिक प्रावधान हो या सामान्य विधि हो, सबको साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसीलिए आराम से वहां के अलिखित संविधान को या संवैधानिक प्रावधान को आराम से संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान करने वाले का बहुमत। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अमेरिकी संविधान में अगर आपको संशोधन करना है, बड़ा ही कठोर है। इसमें आपको कांग्रेस के दोनों सदन, वहां की जो विधायिका है उसके दोनों सदन से अलग अलग 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, और साथ में जितने वहां राज्य हैं कम से कम 3/4 राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन चाहिए। बिना अनुमोदन के नहीं होगा। 3/4, 50 राज्य हैं उसका 3/4 मिनिमम, तो 50 गुने 3/4, तो आपका ये 36, करीब 37 से 38 राज्य का अनुमोदन चाहिए, जो बड़ा कठोर है। इसीलिए आप देखिएगा कि अमेरिका में, अब वहां एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 230 सालों में मात्र 27 संशोधन हुए हैं। कितने सालों में? 230 सालों का इतिहास है संविधान का, मात्र 27 संशोधन हुआ है। यहाँ पे यूके में लचीला है, यहाँ कोई गिनती ही नहीं है, अनगिनत संशोधन, कोई गिनती ही नहीं है। भारत में संशोधन की क्या प्रक्रिया है? जो कुछ प्रावधान हैं उसको साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से, कुछ प्रावधान को आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत से, और कुछ प्रावधान जो संघीय मामला है जहां राज्य के हित प्रभावित हो रहे हैं वहां पे विशेष बहुमत तो है ही, जो स्पेशल मेजॉरिटी तो है ही, साथ में आपको आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन, विधानमंडल शब्द लिखा हुआ है, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन। यहाँ कितना राज्य है? 3/4। यहाँ कितना है? आधे से अधिक। तो इसीलिए बड़ा, यहाँ पे जो कुछ प्रावधान है वहां पे तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन कुछ प्रावधान कठोर है, यहाँ तो बहुत कठोर है। दोनों का, यूके और यूएसए का पूरा मिश्रण हो गया। पूरा आप यहाँ पे, चूंकि एक ही पार्ट है, डिटेल में बताइए कितना बहुमत चाहिए, क्या चाहिए। यूके में राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पे आराम से वहां पे संवैधानिक परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि संसद की संप्रभुता है, वहां पे संसद कुछ भी कर सकती है। तो संसद, वहां पे अलग पॉलिटिकल पार्टी आया तो कुछ और संशोधन कर दिया, अलग पॉलिटिकल पार्टी आया अपने विचारधारा के अनुसार से संशोधन कर दिया। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, चूंकि संशोधन करना बड़ा कठोर है, इसीलिए वहां पे संशोधन का राजनीतिकरण नहीं हो पाता है। 230 साल में मात्र 27 संशोधन हुए हैं, इसलिए वहां संविधान
संवैधानिक प्रावधान तुलनात्मक रूप से बड़े स्थिर हैं। हाँ, समय के अनुसार जो संविधान की अनुक्रियाशीलता जो है, अनुकूलन है, समय के अनुसार बड़ा कम हो जाता है, क्योंकि संशोधन करना बड़ा कठिन है। तो बहुत सारे राज्य किसी चीज पे अगर राजी नहीं है तो संशोधन होगा ही नहीं। यहाँ समय के अनुसार बहुत ज्यादा अनुक्रियाशीलता है। भारत में जो वही आप देखेंगे कि जो प्रशासनिक जो विवरण है उसका तो साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है, बहुत ज्यादा अनुक्रियाशील है। लेकिन जो संविधान की मूल विशेषता है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी माफ करना, बेसिक स्ट्रक्चर में तो हो ही नहीं सकता है। संविधान के जो कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रस्तावना, इन सब को संशोधित करने में आपको विशेष बहुमत चाहिए, तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा कठोर है। और जहां पे संघीय मामला आ गया वहां तो और कठोर है। तो एक हायरार्की बनाया हुआ है कि समय के साथ आपको कुछ प्रावधान लचीले भी हैं, आपका संविधान अनुकूल भी, मतलब समय के साथ अनुकूल बनता रहता है। लेकिन संविधान की जो आत्मा है, अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर का भी अब प्रावधान आ गया, तो संविधान की आत्मा में तो संशोधन कर ही नहीं सकते हो, ये भी। तो एक हायरार्की आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा आसानी, कुछ प्रावधान में आसानी से संशोधन, कुछ प्रावधान में थोड़ी कठिनाई से संशोधन, कुछ प्रावधान में बहुत कठिनाई से संशोधन, और कुछ ऐसे प्रावधान जो बेसिक स्ट्रक्चर में घोषित हो चुके हैं उसमें तो संशोधन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए उसको आप डिटेल में बताइए। इसमें अंतिम नियंत्रण किसका हो जाता है? इसमें संशोधन पे जो नियंत्रण है एक्सक्यूज मी, संशोधन पे जो नियंत्रण है वो संसदीय संप्रभुता के कारण पूरा संसद का है, जो मन वो नियंत्रण कर सकता है। यहाँ पे जो संशोधन हो रहा है यूएसए में, उसमें आपको जो आपके वहाँ की न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका, वो नियंत्रण व संतुलन बना के रखती है। साथ में जो राज्य की विधायिका है उनको बहुत बड़ा रोल दिया गया है, क्योंकि 3/4 राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन चाहिए। भारत में जो संशोधन है उसमें मूल ढांचा का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको संसद की संशोधन करने की शक्ति को सीमित करता है। समझ पा रहे हैं आप? तो कुछ भारत में मूल ढांचा आने के बाद कुछ ऐसे, अब तो कुछ मामलों में हम अमेरिकी संविधान से भी कठोर हो गए। क्यों? अमेरिका में ऐसा कोई मूल ढांचा का सिद्धांत नहीं है। वहां तो यूके छोड़ ही दो, वहां तो कुछ भी संशोधित किया जा सकता है। अमेरिका में कुछ ऐसे, नो डाउट, अगर राज्य राजी हो गए तो वहां पे खुलेआम संशोधन हो सकता है, जो आसान नहीं है। भारत में राज्य राजी हो या संसद राजी हो, लेकिन कुछ प्रावधान जहां पे संविधान का दर्शन है, आत्मा है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, उसमें तो संशोधन हो ही नहीं सकता है। तो उस चीज को भी आप लिख दीजिए। तो आप कितना टेबल बना के 2 पेज, जो यहाँ 3 पेज मिल रहा है, तो 2 से 2.5 पेज में आसानी से टेबल बना के, या फिर आप पॉइंट दे के भी इसको तुलना कर सकते हो। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है ये, यूपी पीएससी के स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा सवाल। निष्कर्ष क्या दे देंगे आप कि भारतीय संविधान जो आप लिखेंगे कि पिछले 75 सालों में जो भी तृतीय विश्व के देश आए उसमें बड़े एक इकलौता भारत ही, भारतीय संविधान ही टिका रहा, क्योंकि समय के अनुसार इसमें लचीलापन भी है और जो संविधान का दर्शन है उसमें बड़ा कठोरता भी है, इसलिए ये संविधान बचा रह गया। ठीक है, तो यही आपका 5 सवाल का डिस्कशन था, वो समाप्त होता है। आगे हम लोग
मिलेंगे गवर्नेंस के डिस्कशन में, फिर आईआर के डिस्कशन में। मैंने जो समझाया है आपको टेक्निक, खासकर इसके संदर्भ में, पीवाईक्यू के संदर्भ में, तो उसको आप अच्छे से कीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।